क्या आपको भी पाकिस्तान में कोई एतमाद वाला बंदा नहीं मिल रहा और पाकिस्तान से हम लोग यूरोप का वर्क परमिट लेके कैसे यूरोप मूव कर सकते हैं और इसकी क्या कॉस्ट आ जाती है, इसके ऊपर टाइम कितना लग जाता है और इसका सक्सेस रेशो कितना है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मजे में होंगे। पाकिस्तान के अंदर हर दूसरा बंदा आजकल ये नहीं कह रहा कि सर वीज़ा है या नहीं, वो ये कह रहे हैं कि सर कोई एतमाद वाला बंदा है या नहीं कि हम लोग जिससे प्रोसेस करवा के हम लोग यूरोप या शेंजन में कोई वर्क परमिट लेके मूव कर सकते हैं। देखिए पाकिस्तानियों, सबसे पहली बात तो हमें ये समझनी होगी क्या हमें वर्क परमिट मिल भी रहे हैं यूरोप से या नहीं मिल रहे। जैसा कि अब गल्फ कंट्रीज हैं, गल्फ कंट्री में बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं, दुबई को छोड़ के, मस्कत को छोड़ के, बहरीन है, कतर है, कुवैत है, जो कि हमें 2 साल का वर्क वीजा देता है कंपनी का। ठीक है, 2 साल के बाद आगे एक्सटेंडेबल होता है, हमें पता होता है कि इसकी इतनी कॉस्ट है। इसी तरह लोग फाइंड करते हैं यूरोप का वर्क परमिट। अब यूरोप और शेंजन कंट्री में से कोई भी ऐसा कंट्री नहीं है कि जो पाकिस्तानियों को डायरेक्टली वर्क परमिट दे रहा हो। एक हमें पता है कि ये इसकी रिक्वायरमेंट आ रही है, ये कंपनी का वीजा है, ऐसा नहीं है। अब उसके अंदर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि अब देखें, आप फर्ज करें किसी भी कंपनी में आप लोग गए हैं यूरोप में। अब यूरोप के कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जिसमें आपको विद इन द 6 मंथ के अंदर टीआरसी मिलती है, कुछ कंट्रीज के अंदर आपको 3 महीने के अंदर टीआरसी मिलती है। तो आपको जब तक टीआरसी नहीं मिलती, आपको उस कंपनी में रह के काम करना होता है। अब मोस्टली लोग क्या करते हैं कि अब फर्ज करें किसी को 800 यूरो सैलरी मिल रही है या 1000 यूरो मिल रही है, तो वो क्या करते हैं, उनको आगे से 1500 या 2000 यूरो इशू हो जाती है। वो उस कंपनी को छोड़ देते हैं जिसने उनको वर्क परमिट दे के वहाँ पर बुलवाया होता है, वो आगे किसी और कंपनी में मूव कर जाते हैं सिर्फ चंद पैसों की खातर। उनके पास टीआरसी नहीं होती, तो कल को जब वहाँ की इमिग्रेशन वाले आते हैं, उन्होंने ज़ाहिर सी बात है वेरिफिकेशन करनी होती है, उन्होंने चेक करना होता है, सारा रिकॉर्ड लेना होता है आपका, लेके फिर आपको टीआरसी इशू होती है। तो उन्होंने जब इस चीज़ की कंफर्मेशन के लिए आते हैं, वो आगे कंपनी से कहते हैं जी फ़लाँ डेट को फ़लाँ कंट्री से आपके पास एक बंदा आया था, बंदा दो, बंदा कहाँ है? बंदा उनके पास होता नहीं। तो इस वजह से अब यूरोप और शेंजन का कोई वर्क परमिट नहीं आता। मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल ही नहीं आता, कहीं कोई एक आधी रिक्वायरमेंट आती है, लेकिन वो स्किल्ड बेस होती है। वो ज़्यादातर आईटी के सेक्टर में आते हैं क्योंकि वो उनको चाहिए होते हैं अपनी साइबर सिक्योरिटी के लिए। अब इसका बेहतरीन हल मैं आपको बताऊंगा यूरोप शेंजन मूव करने का, वो क्या है। इसके 2 तरीके हैं। नंबर 1 तो आपका अगर कोई रिलेटिव है, कोई रिश्तेदार है, वैसे तो रिश्तेदार कोई किसी ने बुला के राजी नहीं होता है, महज गल्लां बढ़िया हुई ने, लेकिन फिर भी कोई 5 उंगलियां एक बराबर भी नहीं होती। मैं एक बात कर रहा हूँ कि अगर आपका कोई रिलेटिव है वहां पर, तो उससे आप बोले वो आपको किसी कंपनी का वर्क परमिट निकलवा के दे, वो वर्क परमिट निकलवा के देगा। आगे आप जो है वो उसको प्रोसेस करवा ले पाकिस्तान से, एम्बेसी से। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है रिक्रूटमेंट एजेंसी का। जो एचआर रिक्रूटमेंट एजेंसी होती है वो क्या होती है, वो पूरा एक चेन होता है, वो 5-7 कंट्रीज के साथ मिलके काम करती है। पहले होता था इसके ऊपर सिर्फ यूरोपास में एक सीवी बनता था और कवर लेटर बनता था, आपका एक्सपीरियंस वगैरह उसके ऊपर ऐड होते थे और हम किसी सेक्टर में जॉब फाइंड करते थे, हम उसमें अप्लाई कर देते थे। लेकिन अब ऐसा सिलसिला नहीं है। अब इन्होंने सिस्टम कर दिया एटीएस, जो कि एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम होता है। अब ये कहते हैं कि एक सीवी के ऊपर 3 से 4 डिफरेंट टाइप्स के एक्सपीरियंसेस ऐड करें और आप अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग एक सेक्टर में जॉब फाइंड करें और आप उसमें अप्लाई करें। तो जब आप उसके ऊपर अप्लाई करते हैं, आपका सीवी एम्प्लॉयर के पास जाता है, एम्प्लॉयर उसको देखता है कि इसमें मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, कि आप उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हैं, तो फिर वो आपसे एक इंटरव्यू छोटा सा कंडक्ट करता है। इंटरव्यू आप क्लियर करते हैं तो वो आपको फिर एक जॉब ऑफर लेटर प्रोवाइड करता है, जो कि आपने कंप्यूटराइज सिग्नेचर करके दोबारा आपने उनको मेल करना होता है। देन उसके कुछ वर्किंग डेज के बाद आपका वर्क परमिट इशू होता है। जो आपका वर्क परमिट इशू होता है ना, वो डिपेंड करता है स्किल बेस्ड है या अनस्किल बेस्ड है, उसकी कॉस्ट उस हिसाब से चार्ज की जाती है। देन उसके बाद फिर आपकी फाइल प्रोसेस होती है, जिसके अंदर आपकी एफआरसी, आपकी एमआरसी, आपका पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट होता है, आपका आईडी कार्ड होता है, आपका जॉब ऑफर लेटर होता है, आपका वर्क परमिट होता है, उसके अंदर आपका सीएनआईसी होता है, आपका पासपोर्ट होता है, आपकी पिक्चर होती है, सारा कुछ आपका उसके अंदर लगता है। फिर उसके बाद आप अपनी अपॉइंटमेंट्स लेते हो एम्बेसी से और आप अपने मुकर्रर टाइम के ऊपर जाके फाइल सबमिट करवाते हो। देन उसके बाद एम्बेसी जो है वो उसके ऊपर आपको डिसीजन देती है। अगर तो ये रिक्रूटमेंट एजेंसीज के थ्रू आप प्रोसेस करते हैं, आप करवाते हैं। अगर आप इसके ऊपर सेल्फ के ऊपर करना चाहते हैं तो मैंने बहुत सारी बेशुमार वीडियोस बनाई हुई हैं जिसके ऊपर आप सेल्फ के ऊपर प्रोसेस कर सकते हैं। अगर आप उसमें प्रोसेस नहीं कर सकते तो उसमें हमने एक बहुत ही रीजनेबल प्राइस के अंदर 2 मंथ का पैकेज बनाया हुआ है, जिसमें हम सीवी कवर लेटर भी इंक्लूड करके दे रहे हैं आपको, और उसमें हम 2 महीने तक आपके लिए जॉब भी अप्लाई करते हैं।
और डे बाई डे इसमें हम कंट्री चेंज कर देते हैं। इसके ऊपर आपका 8-10 लाख रुपए का एक एस्टिमेट आपके पास होना चाहिए। आपका इतना खर्चा इसके ऊपर आ जाता है। बाकी डिपेंड करता है कि उसका 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख तक खर्चा आपका आ जाता है। तो ये इसका प्रोसेस होता है, ये तरीक़ेकार है और इस तरीके से आप यूरोप वर्क परमिट पे मूव कर सकते हैं। बाकी फिर इलीगल रास्ते हैं, उसको तो मैं कभी भी आपको रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप वो तरीक़ेकार अपनाएं, आप डंकी लगाएं या आप टूरिस्ट वीज़े पे जाएं तो वहाँ जाके इलीगल हो जाएं, आप डिपोर्ट हो जाएं या आप असाइलम क्लेम कर लें। तो मैं इन चीज़ों के हक़ में नहीं हूँ, मैं नहीं चाहूँगा। मैं कहता हूँ अगर जाएँ तो आप लीगली वर्क परमिट लेके जाएँ, अदरवाइज़ आप ऐसे ना जाएँ। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें ताकि लोगों में अवेयरनेस पैदा हो, लोग आएँ इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ें और लोग अपना एक अच्छा मुस्तकबिल बना सकें। तो बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस ऑफ।